कमरे में अब तक नहीं अंधेरा था। बाहर सुबह होने के बाद शीशे के बंद खिड़कियों और पर्दों में से भी थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी। मोमबत्तियाँ जलाकर ख़त्म हो चुकी थी। गुलाब की पत्तियाँ अपनी खुशबू इसी कमरे में छोड़कर मजा चुकी थी। इन्हीं के बीच उस और का लिबास भी पड़ा था बड़ी बेदर्दी से, लेकिन उसकी बेदर्दी किसी की ज़िंदगी के बहुत से दर्द ख़त्म कर गई थी। कमरे में अब धीमी धीमी सी खुशबू बाकी थी, शायद किसी की मोहब्बत की, किसी के फिर से एक और जाने की। फ्लोर पर पड़ी गुलाब की पत्तियों और ड्रेस को छोड़कर अगर इस कमरे में मौजूद जाजी साहब बेड पर आएँ तो बेड शीट पर सलवटें गुलाब की पत्तियों समेत बिखरी पड़ी थी। कंबल से पैर दोनों नफूस के पैर एक दूसरे में उलझे हुए थे। आमिर का एक बाजू कोमल के नीचे से होता, दूसरा खुद उसके ऊपर था। गर्दन दाएं जानब ढलकी हुई थी और कोमल उसके बाएं जानब सीने पर सर रखे कमल में लिपटी गहरी नींद में थी। वो लोग सुबह की नीली रोशनी फैलने से थोड़ी देर कबल ही सोई थे, इसलिए दोनों इस वक्त बेसुध थे। डेरे पर मौजूद कमरा साउंड प्रूफ था, क्योंकि इनसे पहले यहाँ इन भाइयों काम की जगह थी जहाँ लोगों की मौत तय की जाती थी। लेकिन अब ये जगह अमन और सुकून की थी, क्योंकि यहाँ अब एक फैमिली, खूबसूरत फैमिली रह रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद होने के बाद इन दोनों को एक बाहर होने वाला मामला नहीं पता। तभी साइड टेबल पर रखा कोमल का मोबाइल बाज पड़ा। उसने अलार्म लगा दिया ताकि सुबह वक्त पर उठ पाए। अलार्म की आवाज़ पर कोमल धीरे से किस्मत आती उठी। एक हाथ से वो अपनी आँख मसली रही थी जब इसके ऊपर पंखे पर गई। उसे रात वाली मिशी और जमल की हरकत याद आई और याद और साथ हंसी आई, लेकिन सिर्फ कुछ देरी सी पल। पूरी रात इसकी आंखों को पर्दे पर लहरा के उसने थोड़ी सी गर्दन ऊपर की जानिब मोड़ कर देखा। पामीर अब भी सो रहा था। तभी कोमल को अपनी हालत का एहसास हुआ, जिसे महसूस करते वो पल में सुरखनार सी होगी और ऐसी जम गई जैसे अब कभी हिल नहीं पाएगा। वो कुछ देर यूं ही इसके पहलू में लेटी रही, जब धीरे से हिम्मत करती हो कमल हटाकर बाहर निकलेंगे, लेकिन इसी पल पामीर उसकी जानिब करवट लेता और भी मजीद खुद में भेज गया। कोमल को अपनी हालत पर ढेर सारी शर्म आन गिरा। वो सांस रोके पामीर के चेहरे अपने इतने करीब देखती, उसकी मीठी मीठी सांस अपने चेहरे पर महसूस करती रही। सारी फिक्र से आज़ाद आज उसके चेहरे पर सुकून दिख रहा था। वो इतना खूबसूरत था कि किसी भी औरत को आसानी से अपने शहर में जकड़ सकता था। उसकी आवाज़ में जादू था। खूबसूरत कद्दू काट का मालिक वो शख्स इसकी मलकियत था। बस अपनी मलकियत पर हक जमाने में कोमल ने देर कर दी थी, लेकिन अब नहीं। वो अब चाह कर भी इस शख्स को खुद से दूर नहीं कर सकती थी। कोमल कुछ देर उसके वापस गहरी नींद में जाने का इंतजार करती रही और फिर दोबारा उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार वो जिन पट से आँखें खोले उसे देख लगा यहाँ निकली थी जान कोमल की। पहले सांस रुकी थी, अब दिल भी रुक गया था। कहाँ वो नींद के खुमार में डूबी भारी आवाज़ में धीमे लहजे में पूछने लगा। जब इसकी इस सवाल पर कोमल को अपने बदन में करंट से सराहियत करता महसूस हुआ। वो सुबह हो गई। वो अपनी हालत बार बार सोचती बुरी तरह से हल्कान होती जा रही थी, जान जैसे जो कम आ गई हो। किसने कहा अभी रात है, जब तक तुम मेरे करीब हो, कहते हुए इसकी गर्दन मुँह छुपाता अपने बैक के लंस बिखेरने लगा। नहीं प्लीज़, उसे रात वाली टोन में वापस आती देख जल्दी से बोली। पामीर मुँह बाहर निकाले, उसे देख लगा। उसकी आंखों में नींद की सुर्खी अब भी बाकी थी। कोमल बेख्तियार नजरें झुका गई, वरना पामीर वाला बेबाक जना इसमें भी आ जाता। क्या अब भी कोई वो कुछ कहने लगा था। कोमल ने तड़प कर इसके लबों पर हाथ रख दिया। वो शायद माजी की कोई बात करने वाला था। प्लीज़, वो आंखों में ढेरों इल्तिजा लिए सर नफ़ी में ला लगी। बोलने दो, जब जिस्मों के फासले मिट गए तो रूह के भी मिटने चाहिए ना। उसकी बात पर कोमल का दिल बैठा। वो भूला नहीं था, वो बस खामोश था। कोमल की आंखें भीगी। रात पहली बार तुम साथ होकर साथ लगी, वरना तुम्हारा वजूद सिर्फ मेरे पास होता था और ऐसा लगता था मैं कोई जंगली जानवर हूँ जो किसी जिस्म को नोच रहा हो। इसके लहजे में जैसे बेख्तियार दुख होना उमड़ आया था। कोमल ने तड़प कर उसे देखा। उसके अंदर की तकलीफ आंखों से साफ आया हो रही थी। बहुत तड़पाया है तुमने रूह को, बहुत बुरी तरह से जख्मी किया। वो मंजर याद आया जब इसके दुश्मनों के सामने कोमल ने इस पर हाथ उठाया था। वो मंजर छप चुका था जहन के पर्दे पर और वो रह रहकर उसे शदीद तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। मेरी ज़ात टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी थी। मैंने तब भी इंतज़ार किया। मुझे यकीन था तुम होगी और इन टुकड़ों को समेट कर एक नया पामीर बना दोगी जो सिर्फ तुम्हारा होकर रहना चाहता है। समेट लोगी ना। वैसे पूछ रहा था जैसे अब भी कोई डर बाकी हो इसके दूर जाने का, जैसे एक बच्चे को डर होता है अपनी माँ के छोड़ जाने का। फिर वो दुनिया के रहम करम पर आ जाता है। वो एक बार टूटा था, अब भी नहीं टूटना चाहता था। उसके चेहरे पर पहला कुर्ब देख कोमल को अपनी रूह जख्मी लगी। हम जैसों को रिश्ते ज़िंदगी कठिन सफ़र तय करने के बाद मिलते हैं। इनको खोने का डर क्या होता है ये हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। एक आंसू गोला जैसे अलग मार्ट का। जैसे वो कुछ देर रुक कर वापस पीने लगा। उनकी ज़िंदगी हमेशा एक सवाल का निशान बनकर रहती है। इन जैसों को कोई मार दे तो कोई इंसाफ देने वाला आगे ना आता, क्योंकि सबकी नज़रों में ये लोग दहशतगर्द थे। वो दहशतगर्द क्यों बने ये नहीं देखेगा कोई। इनसे कत्ल करवाने वाले कोई और होते थे, इससे बम ब्लास्ट करवाने वाले कोई और होते थे, लेकिन निज़ाम भरी अदालत में इन पर लगता था। निशाना इनको बनाया जाता था। हर कहानी में विलन गलत नहीं होता। जो विलन दिखता है कहीं ना कहीं वही विलन कहानी का मेन कैरेक्टर होता है। और ये चार भाई दहशतगर्द मेन कैरेक्टर थे जो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में झील कर यहाँ तक पहुँचे थे। कोमल उसे खामोश देख आगे होकर उसके माथे पर लब रखी। पामीर इसका लम्स महसूस करते सुकून से आंखें मूंद गया। उसे वाकई इसकी ज़रूरत थी। मुझसे खुद को ना छीनना। मेरी ज़िंदगी का वाहिद रिश्ता तुम हो।
तुम ना रही तो मैं बेआसरा हो जाऊंगा। वहाँ के बंद किए जज्बों से चूर धीमी आवाज़ बोलता इसके कमरे में हाथ डाले, खुद से करीब तर कर गया। दरमियान का सारा फासला मिट गया, जिस्मों के साथ रूह भी एक हो गया। इस वक्त कोमल सारी शर्म बुलाए जब अपने सीने में छुपा गया, वो जैसे उसकी पनाहों में सिमट सा गया। कमरे में सिर्फ 2 सांसों की आवाज़ थी। कितनी देर वो इसके बालों में उंगलियां चलाती उसके सुकून देती रही। पामीर शायद दोबारा सो गया था, पहले से ज़्यादा सुकून उसके चेहरे पर था। कोमल इसका सर चुमती धीरे से उसका सर तकिए पर रखती उठकर वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गई। काफ़ी देर शावर लेकर गीले बालों को टावल में लपेटती बाहर निकली और मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैरून रंग की लॉन्ग शर्ट, इस पर काम भी मैरून रंग का ही हुआ था। पहनकर उसे अपने आप निकला सा लगा। वाकई पहले वो इसकी गुर्बत दिल से महसूस करती थी, लेकिन एक ही रात में पामीर की शिद्दतों ने उसे निखार दिया था। पीछे बेड पर सोते पामीर को देख उसके चेहरे पर हया का रंग बिखरता चला गया, लेकिन तब भी उसके जहन में मिशी और जिम्मल आई। उफ, वो दोनों को तो तंग करके इसको आधा कर देंगी। सोचते वो जल्दी से कानों में छोटे छोटे डायमंड के इयररिंग्स पहनने लगी, जो पामीर अक्सर रहता था, लेकिन वो इनको छूती भी नहीं थी। इस वक्त उसके पास डायमंड की एक से एक कलेक्शन मौजूद थी। इन्हें पहनने का मज़ा भी अब भी था, लेकिन गले में उसने साइड टेबल पर रखा वही लॉकेट पहना जो पामीर ने रूनमाई का तोहफा दिया था और रात फसल की हालत में निकाल कर साइड टेबल पर रख दिया था। बल्कि यूँ ही हल्के हल्के गीले रहे बाल, यूँ ही हल्के हल्के गीले रहे। सर पर दुपट्टा जमाती वो जल्दी से रूम से बाहर आई। हॉल में सब ऐसे मुंह लटकाए बैठे थे, गोया कोई डांड फेर गई हो। दिल को बेचैन कर देने वाला सख्ता तारी था सब पर। कोमल आगे आती मिशी के पास आकर सोफे पर बैठी। क्या हुआ, सब ठीक है? उसने डरते डरते पूछा। मिशी उसे देखकर एक गहरी सांस लेकर आ गई। जिम्मल की तबीयत ठीक नहीं है, उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। जब जिम्मल का सुनते कोमल मजीद परेशान सी हुई। क्या हुआ, ऐसे स्टेजेस ख़राब हो गए? उसके जहन में वही था, क्योंकि आज वो स्टेजेस खुलने थे और एक स्पेशलिस्ट ने उसका बाकी का ट्रीटमेंट करना था। नहीं, पता नहीं कुछ। वो क्या बताती, उसकी हालत अब तक किसी को समझ ही नहीं आई थी। कोमल खुद से उठकर उसके कमरे की जानिब गई। दरवाज़ा पहले से खुला था। वो धीरे से पूरा खोलकर अंदर आई। सामने ज़ियाल उसके सराहने बैठा, बालों में उंगलियाँ चलाते न जाने किन सोचों में गुम था। जब बात सुनते उसने नज़रें फेर कर कोमल को देखा। क्या हुआ ऐसे? इसके सवाल पर ज़ियाल ने चंद लफ्ज़ों में सुबह वाला वाक़या टूटा फूटा सा बता दिया। वो डॉक्टर थी, इसका हाल वो बेहतर बता सकती थी। आज एक स्पेशलिस्ट ने आना है, साथ ही किसी साइकेट्रिस्ट को बुला लेते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिम्मल के साथ। उसकी तजवीज़ पर ज़ियाल ने एक नज़र जिम्मल को देखा और सिर्फ ही जवाब दिया। कोई और उसे क्या समझेगा? इसी शहरक से करीब शख्स उसके पास ही था, लेकिन वो खुद अजीब शेषोपंज में मुब्तला था। कोमल अपने मोबाइल पर किसी को कॉल मिला दी, बाहर निकल गई। पीछे ज़ियाल कुछ पल बैठा जिम्मल को देखता रहा, जो अब तक बेहोश थी। उसे ऐसे ही छोड़कर वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। सब ऐसे ही बैठे थे। चलो सब नाश्ता करो, कहते वो खुद अपने दोनों बच्चों का कार्ड खींचकर डाइनिंग टेबल पास ले आया। सब इसके चेहरे की जानब देख रहे थे। वो कुर्ब था, संजीदगी थी, कोई समझ नहीं पा रहा था। उसे इतना समझना इतना आसान नहीं था। सब आकर खामोशी से बैठ गए। ज़ियाल पहले किचन में जाकर दोनों के लिए फीडर बनाकर लाया और आते इन दोनों को अपने पास करते उनके मुंह में दे दी। बाकी सब मरे मरे से निवाले लेते उसे देखते रहे। अपने बच्चों का पेट भरकर दोनों को बारी बारी उठाकर थपकी दी। वो भी नींद से बेदार होते अब पेट भरने के बाद खेलने लगे थे। उनका खेल अभी सिर्फ अपने सर पर गोल गोल घूमते झूमर को देखना था। इनको बस कोई चीज़ हिलती या शोर करती नज़र आती तो चुप हो जाते। ज़ियाल दोनों को देखता रहा। जो भी था, इन सब में उसके बच्चों का नुकसान हो रहा था। उसे उनकी पैदाइश से लेकर अब तक सिर्फ आज लगा उसे नहीं करनी चाहिए थी इतनी जल्दी औलाद की। ये तकलीफ़ बहुत गहरी थी। दिल मुट्ठी में भेज सा गया। सबको दिखाने के लिए उसने 2-3 निवाले लिए और अपने दोनों बच्चों को लेकर कमरे में चला गया। डॉक्टर तलाल अहमद, जिनकी अपॉइंटमेंट कोमल ने ली थी, उनके साथ एक और शख्स था, शायद साइकेट्रिस्ट। दोनों ज़ियाल के कमरे में मौजूद थे। डॉक्टर तलाल अपने सूटकेस जो वो अपने साथ लाए थे, इनमें से एक दवा निकालते इंजेक्शन में भरने लगे और भरकर जिम्मल के बाजू पर लगा दी, जिसकी चुभन महसूस करते वो धीरे से कसमसाई। कोमल भी वहीं थी। उसकी नज़र इस दूसरे शख्स पर थी जिसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। इनकी ड्यूटी में मास्क वाला कोई सीन नहीं था, तो वो क्यों लगा कर आए थे उसे यही समझ नहीं आ रहा था। अब थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। डॉक्टर तलाल ने ज़ियाल को देखते नायत प्रोफेशनल अंदाज में कहा, लेकिन ज़ियाल की खूनखार नज़रें इसी वक्त उनकी जानब टिकी थी। मैं अपनी बीवी को 2 गैर मर्दों के बीच नहीं छोड़कर जा सकता, वो बोला इस अंदाज में कि डॉक्टर को इससे बेख्तियार खौफ महसूस हुआ। खौफज़दा तो इस जगह को देखकर पहले से थे, लेकिन कोमल की वजह से रिलैक्स थे। तलाल ने कोमल की जानिब मदद तलब नज़रों से देखा। उसने पलकें झपकाकर उन्हें तसल्ली दी। ज़ियाल तुम चले जाओ, मैं हूँ यहाँ। वो डॉक्टर थी, वो रुक सकती थी। उसके कहने पर ज़ियाल कुछ पल जिम्मल को देखते उठकर बाहर निकल गया। उसके जाते वहाँ मौजूद हॉस्पिटल सेटअप को देखते तलाल ने एक ड्रिप सेट की। सब मशीनें यहीं मौजूद थी, इसलिए वो ट्रीटमेंट भी करने यहीं आ गए थे। आप अपना मास्क उतार सकते हैं, यहाँ पोल्यूशन का खतरा नहीं है। अपनी तरफ से उसका कोई जवाब समझती बोल पड़ी। इस शख्स की बुरी आंखें इसकी जान उठी और कोमल इनको देख एक पल को ठटकी। वो खामोशी से आ गया और आते दरवाज़ा बंद कर दिया। कोमल इसकी आंखों में ही उलझ सी गई। कुछ था ना में। वो शख्स आगे आता तलाल के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ। आपका काम हो गया, अब मुझे पेशेंट को देखने दें। उसकी आवाज़ में रोब था। उसकी आवाज़ कोमल लाखों में भी पहचान सकती थी।
वो कोई साइकेट्रिस्ट नहीं था, वो यावर खानज़ादा था। तुम कोमल शॉक किसी कैफियत में सिर्फ इतना बोल पाई, आगे बोलने की हिम्मत इसमें हो ही नहीं सकी थी। उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा था, वो यूं भी सामने आ जाएगा कोमल ने सोचा तक नहीं था। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलकर जयाल को बुलाती, तलाल आगे आता, उसका एक बाजू पीछे की जाना मोड़ गया। साउंड प्रूफ कमरे के बाहर कोमल की चीख पाए नहीं जा पाई, लेकिन जिम्मल होश में आने लगी थी। छत छोड़े मुझे। वो अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी गिरफ्त मजबूत थी। उसे यावर के साथ साथ तलाल पर भी हैरत हो रही थी। वो तो अच्छे कलीग थे, उसके साथ वो कैसे धोखा दे सकते थे उसे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं तलाल, छोड़े मेरा बाजू। वो यावर को जिम्मल की जानिब बढ़ते देख मज़ीद मज़ामत करने लगी। करना पड़ता है डॉक्टर कोमल, जब आपकी जान किसी और के हाथों में हो। उनकी बात पर कोमल ने हैरत से गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। उनकी आंखों में इस वक्त बहुत कुछ था, कुछ अजीब, बहुत कुछ अजीब। कोमल को बेख्तियार इससे खौफ महसूस हुआ। वो और भी ताकत लगाती अपना बाजू छुड़वाने लगी। ज़याल वो चीखती, ज़याल को पुकारने लगी, लेकिन तभी तलाल ने उसका मुंह दबोच लिया। यावर उर्फ नौफल जिम्मल के करीब बैठा बेड पर इसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई मौजज़ा। आंखों में यकीनी थी कि वो जैसे एक साल से ढूंढ रहा था। वो ज़ालिम हसीना इसके करीब थी, कितने दिन से वो ताक लगा कर बैठा था। आज उसे मौका मिला था उसे जी भर कर देखने का। जिम्मल बेबी ओपन योर आइज़, उसकी शैतानी सूर फूंक देने वाली आवाज़ जिम्मल की सुन हुई समात से टकराई। इस आवाज़ को पहचानते उसकी पलकें लर्जी। जिम्मल बेबी उठो, उठो। इसका हुस्न देख जज्बों से चूर आवाज़ में बोलता उसके चेहरे के करीब हुआ, साथ एक हाथ से उसके बाल कान के पीछे करने लगा। जिम्मल के जिस्म में हरकत होनी शुरू हुई। वो होश में आ रही थी, आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। अध खुली आंखों से सामने नजर आता चेहरा देख वो पूरी आंखें खोल गई। अपने सामने नौफल को देख उसकी सांस सीने में ही अटक गई थी। रंग लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ गया, आंखें फटी की फटी रह गई थी। गुड मेरा बेबी, उठ क्या देखो, तुम्हारा नौफी आ गया तुम्हें लेने, तुम्हें ढूंढ लिया तुम्हारे नौफी ने। उसकी गलीज आवाज़ सुनते जिम्मल करंट खाकर उठी और बेड ग्राउंड से चिपक गई। सीना सांस रुकने का बाय ऊपर उठ रह गया और वो इसे बुरी तरह से लड़ते हुए इसे देख रही थी, मानो वो कोई मौत का फरिश्ता हो। वहीं कोमल पर हैरत का पहाड़ टूटा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। नौफल की बात सुन वो वहीं साकत हो गई। डर क्यों रही हो, देखो मैं तुम्हारा नौफी, बेबी इधर देखो। वो हाथ बढ़ाकर ज़बरदस्ती उसका चेहरा अपने सामने करने लगा, लेकिन जिम्मल खौफ के मारे मुंह फेरे कांपने लगी। वो इस हद तक डर चुकी थी कि हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। इधर देखो। उसका ना देखने पर नौफल ने उसे खींच कर खुद से करीब करते उसके रुखसार पर उंगलियां गाड़ी। जिम्मल दर से बुरी तरह पर बुला उठी, आंखें बाहर आने को होगी। देखो मुझे, वही हो जिसका इंतजार नहीं किया तुमने और भागी इस डाकू के साथ, देखो मुझे। वो पूरी कोल से उसके जबड़े में था, उसके मुंह पर घुराया था। जिम्मल की आंखों से गर्म से रवानी से बहने लगा। बहुत मोहब्बत करता है ना वो तुमसे। सोचो अगर उसे बता दूं कि तुमसे पहले। वो बोलते बोलते रुका और शैतानी मुस्कुराहट जिम्मल की जानिब उछाली। वो अपने दोनों नाजुक हाथों से अपना चेहरा इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। जब एक झटके में वैसे रात याद आई इसके बाद ही तो वो इस पर क़यामत टूटी थी, जिसको याद करते वो सुबह बेहोश हो गई थी। मेरे साथ अपनी रात हसीन बना चुकी हो तो क्या होगा। उसकी बात पर जिम्मल से ज़्यादा कोई कोमल को झटका लगा था, बहुत बड़ा झटका। वो यावर से नौफल वाले शौक से नहीं निकली थी, ये इससे बड़ा शौक था। एक बहुत बड़ा राज कोमल को लगा। उसकी समात उसे धोखा दे रही है, वह ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सुन रही है। मर्द जितना भी गैरतमंद हो एक बद किरदार औरत को कभी कबूल नहीं करता, और वो तो है भी पठान, है ना। गैरत के नाम पर तुम्हारा कत्ल कर देगा या तलाक के 3 लफ्ज़ बोलकर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल करेगा। उसके अल्फाज चाबुक की तरह जिम्मल के दिल पर पड़े थे। वो बोल नहीं पा रही थी, दर्द से बुलबुलाते वो इसकी बातें सुन रही थी जो बहुत खौफनाक थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल कह रहा था उसकी अबीजान ऐसा नहीं करेंगे। वो पता लगने पर नौफल को मौत के घाट उतार देंगे। मैं वो अबीजान को बताऊंगी। वो हिम्मत करती धीमी लचती आवाज़ में बोली, लेकिन हर उम्मीद नौफल की अगली बात सुनते टूट गई। फिर क्या होगा जानती हो, तुम अकेली रह जाओगी, तुम्हारे पास सिर्फ मैं रहूँगा, मैं नौफल राइम खानज़ादा। और वो रुका। साथ जिम्मल की सांसें उसकी सारी मज़ामतें फरामा अम्मा ये नाम सुनते जिम्मल के रोंगटे से खड़े हो गए। वो बुरी तरह से कांपने लगी, सरनफी में हिलाने लगी। उसे एक ही झटके में अपनी ज़िंदगी में अंधेरा सा महसूस हुआ जिसमें उसके अबीजान नहीं थे। उसके बगैर उसकी ज़िंदगी अंधेरी थी। जब तक मैं वापस ना हूँ अपना मुंह बंद रखना, वरना उस रात की हसीन यादें आज भी मेरे फ़ोन में कैद हैं। एक लम्हा नहीं लगाऊंगा इस पठान को भेजते हुए। बोलते उसने जिम्मल का चेहरा एक झटके में छोड़ा और बेसाख्ता मुँह के बाल नीचे झुकी, आंखों में गर्म स्याल का सैलाब सा उमड़। उसका जिस्म खौफ के मारे हिचकोले लेने लगा था। लेकिन 1 मिनट वो जोटने लगा था। कुछ याद आते जिम्मल की जाने मुड़ा। कोमल शौक से बाहर निकल आई। अब वो फटी फटी नज़रों से अपने सामने चलते फिरते शैतान को देख रही थी। उसे देखते ही देखते जिम्मल को बाजू से दबोच कर सीधा करते उसके नरम से रुखसार पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद गया। नहीं, कोमल एकदम चीखी। डॉक्टर तलाल ने भी सबसे आंखें मींची, लेकिन वो कोमल को पकड़े खड़े रहे। फिर मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। जिम्मल के मुंह पर गुराते वो सीधा हुआ। उसकी नज़रें अब कोमल पर थी। जैसे देखते वो धीरे धीरे चलता हुआ इस तक आया। हैन इसके मुकाबले खड़ा हुआ, गीले बाल उसके बाल छूते उनकी खुशबू सूंघने लगा। कोमल इसकी हरकत पर बदक कर पीछे हटी, लेकिन डॉक्टर तलाल उसके दोनों हाथ पीछे बांध अपनी गिरफ्त और भी मजबूत कर गया। मुझे बेवफाई की खुशबू तुमसे भी आ रही है।
क्या हुआ? अपने यावर को भूल गई। वो किस मकारी से कह रहा था। कोमल का दिल किया इसके मुंह पर थूक दे। उसे घृणा आ रही थी इस शख्स से। क्या कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं, सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। अगर यहाँ हुआ वाक़या इस डाकू को बताने की गलती की। जो गीले बाल है ना, कहते उसके बाल एक झटके में मुट्ठी में जकड़े। कोमल बुलबुला कर रह गई। दुपट्टा ढलकर साइड कंधों पर आ गया। इसकी वजह ख़त्म करते ज़रा देर नहीं लगाऊंगा। उसके मुंह पर उड़ाते एक झटके में बाल छोड़ दिए। वो अब अपना मास्क फिर से पहन रहा था जब कोमल की आवाज़ सुनाई दी। वो नहीं छोड़ेगा तुम्हें। उसका जुमला सुनते नौफल के मास्क पहनते हाथ रुके। जो हाथ तुमने इस लड़की पर उठाया, इसे वो जड़ समेत काट देगा। वो कांपती हुई आवाज़ में इसे बहुत कुछ बावर करवा रही थी। उसे एक दफ़ा पता चल गया तो बस, तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाना, वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा और ऐसी हालत तुम्हारी करेगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे इससे। लेकिन वो तुम्हें ना जिंदा में छोड़ेगा और ना मुर्दों में। उसकी बात में कुछ ऐसा था कि नौफल को एक पल के लिए खौफ महसूस हुआ, लेकिन जल्दी खुद को कंपोज करते वापस से कोमल के करीब आया। लगता अपना रिश्ता अजीज़ नहीं, मिलना पड़ेगा पामीर से। ताज़ा रिश्ता है ना, टूटते देर नहीं लगेगी। इसकी बात पर कोमल का दिल धक से रह गया। पामीर से रिश्ता टूटने का सुनकर ही कोमल का दिल जैसे किसी गहरी खाई में जा गिरा था। जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा होता चला गया था। उसके चेहरे के बदलते रंग देख नौफल मजीद अकड़ता जाकर सोफ पर बुराजमान होता टांग पर टांग धर गया। उसके मकरूर चेहरे पर इस वक्त शैतानियत भरपूर थी। आंखें गैर इंसानी थी। वो पूरे का पूरा शैतान था जिससे खौफ के साथ घिन भी महसूस हो रही थी। कोमल उसे कुछ पल देखेगी। तो अब बताओ, मैं पामीर सुल्तान से मुलाकात करके अपना मुंह खोलूं या तुम अपना मुंह बंद रखोगी? यहाँ कोमल को उसके सवाल पर सांस सीने में अटका था। उसे बेख्तियार कमरे में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। उसने कितने गलत शख्स से उम्मीदें लगाई थी। पामीर को पूरी तरह से पाकर उसे एक दफ़ा भी यावर जहन में नहीं आया था, लेकिन वो जब भी यावर से मिलती थी उसे हमेशा पामीर याद आता था, चाहे वजह कोई भी रही हो। लेकिन आज इस पल उसे अंदाज़ा हुआ था नामहरम क्यों आग होता है। इसे तल्लक आपको जलाकर राख कर देता है। कोमल की छोटी सी गलती आज उसके सामने असदा बनकर बैठी थी, जो कभी भी इसके पाक रिश्ते को निगल सकती थी। कैसी आजमाई थी। नौफल अब जिमल को देख रहा था, जो थप्पड़ लगने वाले गाल पर हाथ रखे सर झुकाए अपनी गोद में देख रही थी। आंसू टप टप आंखों से बह रहे थे। अब भी नौफल की मौजूदगी में बुरी तरह से कांप रहा था। रंग लट्ठे की मानद सफ़ेद था। उसके जहन में नौफल की बातें गूंज रही थी। तुम अकेली रह जाओगी, तुम्हारे पास सिर्फ मैं रहूँगा। मैं नौफल, रायम खानज़ादा और फरा मामा। हमारा जितना भी गैरतमंद हो, एक बदकिरदार औरत को कभी कबूल नहीं करता। और वो तो है भी पठान, है ना? गैरत के नाम पर तुम्हारा कत्ल कर देगा या तलाक के 3 लफ्ज़ बोलकर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। नहीं, मेरे अभी ऐसे नहीं करेंगे। वह आसानी से होती जहरीला बड़बड़ाने लगी, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो इस जुमले से। लेकिन अगले ही पल फिर से नौफल की बातें याद करके उसकी जान लबों पर आने लगी। उसका दिल किया दाड़े मार मार कर रोए, चीखे चिल्लाए। क्यों उसे ही क्यों हर बार तकलीफ़ों से दो चार किया जाता है? क्यों इससे ही मोहब्बत करने वालों को छीना जाता है? पहले उसकी माँ, फिर उसका गुड्डा और अब इसका असली वाला गुड्डा, जिससे दूरी जिमल की मौत थी। निरी मौत। तुम्हारा चेहरा तुम्हारा फैसला बता रहा है। गुड, मुंह बंद ही रखना। चलें डॉक्टर। तलाल की जानब गर्दन मोड़ते उठ खड़ा हुआ। कोमल साकत खड़ी थी। जिस समय कोई जुम्बश नहीं हो रही थी। नौफल उसके आगे से ही गुजरने लगा जब कोमल की आवाज़ उसे किसी गहरी खाई से आती सुनाई दी। मैं कुछ ना भी बोलूँ तो तुम्हारे थप्पड़ का निशान बोल देगा सब कुछ, और इसका बोलना तुम्हारी मौत होगा मिस्टर नौफल। वो सीधे नाम से पुकारती उसे अपने लहजे से बहुत कुछ बावर करवा रही थी। जब इसकी बात पर नौफल ने मुड़कर जिमल को देखा और चंद कदमों का फासला दूर करते थक गया। उसे अपने करीब आते देख जिमल खौफ से बेख्तियार से मर गई। नौफल ने उसका चेहरा दबोचते रुखसार देखा, जहाँ उसकी उंगलियों के निशान पूरी आबोताब से चमक रहे थे। इस निशान को देख वो खुद भी एक पल को गहरी सोच में पड़ा। फिर ये सोचते, अब इतना भी नहीं होगा तेज़ ये डाकू। वापस हो लिया और तलाल को कुछ समझाते बाहर निकल गया। कमरे के बाहर ही थोड़े से फासले पर पाशा जल्ले पैरों वाली बिल्ली बना यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था। यकूत और बल्लास वहीं सोफ पर बैठे बच्चों के साथ थे। मिशी पामीर का नाश्ता बना रही थी और वो अभी उठकर आया था। आंखें सोचती और बाल माथे पर बिखरे पड़े थे। वक्त पर सो नहीं सकते तुम? आंखें देखो कैसे सूजी हुई हैं। इसके सोफ पर बैठते यकूत उसके कान के करीब होता सरगोशी नुमा अंदाज में बोला, मेरे ख्याल से आपको मच्छरों का पूछना चाहिए। और भी आगे से शरीर होगा। अगर थोड़ी ही दूर पाशा खड़ा नजर ना आता तो यकीन इन नमूनों के कह के बुलंद होने थे। तुम्हारी आंखें बता रही हैं रात तबाह रही है। उसके जुमले पर पामीर का कहका एकदम बुलंद हुआ जब याकूत उसके मुंह पर हाथ रखते मुंह बोझा। मिशी ने आवाज़ देकर पामीर को नाश्ते पर बुला लिया था। वो उठकर डाइनिंग टेबल के पास जाने लगा। तभी डॉक्टर तलाल और नौफल निकलते दिखाई दिए। नौफल इतनी जल्दी में था कि बीच रास्ते में पामीर से टकरा गया और इसके हाथ में पकड़ा बैग हाथ से छुटते नीचे गिरा। आराम से भाई, ये हवा के घोड़े पर सवार किधर जा रहे हो? बोलते हुए वो साथ ही इसका बैग उठाने लगा। पीछे डॉक्टर तलाल नौफल के कहे के मुताबिक पाशा को जिमल के ट्रीटमेंट की हदायत में उलझा चुके थे। वो चाहकर भी पाशा की नज़रों में नहीं आना चाहता था। इस वक्त उसकी हालत ऐसी थी गोया मौत के मुंह में हो और वो किसी वक्त उसे निगल साबत। चारों भाई वहीं थे। पामीर भाई जल्दी कर लें, फिर ठंडा हो जाएगा नाश्ता। इसी वक्त मिशी की आवाज़ फिर आई। जब नौफल ने नज़रें तिरछी करके उसे देखा, उसका हुस्न देखो एक पल को मबूत सा हुआ। उस पल
उसी लम्हे इन भाइयों की किस्मत पर रश्क आया और अगले लम्हे नफ़रत शदीद तैश और फिर अपनी किस्मत पर रश्क। क्यों क्या हमें ये तीनों हसीन आए इसी के से मानी थी, 3 बीवियों के हसीन ख्वाब। आया बहना थैंक यू, ये मेरी मिसेज की तरह कोई ख्याल नहीं अपने शोर का। वो नौफल को बैग पकड़ाते मीशी से मुखातब होता आगे बढ़ गया। वो अब कुछ कह रही थी। नौफल उसे एक नज़र भर कर देखता बाहर निकल गया। उसके जाते तलाल भी फ़ौरन निकल गई। उनके जाते कोमल बेजान सी होती धप से सोफ पर गिरी और इसी पल जिम्मल के तेज़ तेज़ रोने की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। जिम्मल, वो फिक्रमंद सी होती उठकर उसके करीब जाकर बेड पर बैठी और इसे बेसाख्ता अपने सीने से लगा गई। जैसे लगते जिम्मल मजीद फूट फूट कर रो दी। बस मेरी जान, कुछ नहीं हुआ। उसे जिम्मल के रोने से तकलीफ़ हो रही थी। इसका दुख कोमल को अपने दुख से बड़ा लगा था और बड़ा था भी। ये राज उसे पहले से पता चलता। जब वो जिम्मल और जिहाल को अलग करना चाहती थी तो शायद वो इस राज के खुलने पर खुश होती, लेकिन अब ये राज उसे तकलीफ़ दे रहा था, शदीद तकलीफ़। अगर वो खुद गर्ज बनकर अपने और पामीर के रिश्ते का सोचती तो शायद उनकी ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ान की कहीं ना कहीं यह भी ज़िम्मेदार होती। और अगर जिहाल को यह सब बता देती तो मामीर को खो देती। क्या करे? कोमल अपनी आंखों के किनारे साफ करती सोचने लगी। इसी पल उसे जिहाल के वो सब एहसान याद आए जो उसने कोमल पर शुरू से किए थे, जिनकी वजह से मामीर उसे आज मिला था। नहीं, वो खुद गर्ज नहीं हो सकती थी। जब तौबा सच्चे दिल से की थी तो कैसा खौफ। इसी पल जिहाल को बताने का फ़ैसला कर चुकी थी। बस चुप, बिल्कुल चुप। मैं अभी जिहाल को बुलाती हूँ और उसे ये सब बताती हूँ। देखना तुम वो क्या हाल। नहीं, इससे पहले कोमल आगे कुछ बोलती जिम्मल बोल पड़ी। आवाज़ घुटी हुई थी। नहीं, वो अभी को ना बताएं। वो मुझे छोड़ देंगे। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। कोमल उसे यकटिक देखी। ये वो पूरी कांप रही थी। जिहाल को खोने का खौफ उसे अभी से मार रहा था। कोमल चंद लम्हे उसे देखती आंखें ज़ोर से बंद कर गई। मुझे अफसोस है तुम पर जिम्मल। जिहाल जैसा शोर होकर भी तुम ऐसी हो। तुम्हारा शोर तुम्हारे लिए दुनिया तबाह करने के दर पे है और तुम इस पर आज तक इतना सा यकीन भी नहीं कर पाई। उसे वाकई अफसोस हो रहा था। जिम्मल इसी तरह रोती गई। क्या उनके दिल में मेरी नफ़रत नहीं आएगी जब इनको पता चलेगा इनसे पहले कोई मम मुझे छू चुका है? उसकी बात पर कोमल एक पल को खामोशी, फिर सर धीरे से नफ़ी में हिलाने लगी। ये बात तुम पामीर के बारे में पूछती शायद मैं जवाब ना दे पाती, लेकिन जिहाल उसका नाम वो चुप हुई। जिम्मल ने नज़र उठाकर उसे देखा। आंखें रो कर सुर्ख मतूरम हो चुकी थी। वो पता लगने पर इस बंदे को चीर फाड़ देगा जिसने तुम्हें छुआ। ट्रस्ट मी, वो जिहाल सिर्फ तुम्हारे लिए नरम दिल का मालिक है। उस दुनिया के लिए वो उस बेरहम सफाक दरिंदा है। उसका लहजा ऐसा था जिम्मल रोना भूल गई। दिल जैसे एकदम भारी हुआ। वो कोमल की बात पर ईमान ला रहा था। चीख कर कह रहा था वो ऐसा ही करेगा। कोमल, इसका हाथ में सारा अस्पात में ला गए। मैं खुद बताऊंगी अभी को। इसका जुमला सुनते कोमल को जैसे सुकून सा मिला। अभी बताओगी? ओके। नहीं, अभी नहीं। मैं खुद को नॉर्मल करना चाहती हूँ। इससे आगे कोमल कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन ज़्यादा देर मत करना वरना मैं बताते ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। वैसे ये नौफल लगता क्या है तुम्हारा? इसका सवाल सुनते जिम्मल के चेहरे का रंग बदला। कौन था वो? कज़न। कोमल की आंखें हैरत से फटी। इतना करीबी रिश्ता था उसका। मतलब वो शुरू दिन से जानता था कोमल को और वो इसे इस्तेमाल कर रहा था जिम्मल तक पहुंचने के लिए। वो मेरे खुदाया, कोमल को बेख्तियार खुद पर गुस्सा आया। तभी धाड़ से दरवाज़ा खोलते जिहाल अंदर आया। उसे देख इन दोनों की सांस जैसे सीने में अटक सी गई। दोनों के चेहरे का रंग उड़ा। कोमल तो झट से सीधी खड़ी हो गई। ये इतनी देर क्यों लगाई इन्होंने? उसका लहजा सख्त था। कोमल एक पल को बुरी तरह से गड़बड़ा गई। वो जिम्मल को ड्रिप लगाने में मसला आ रहा था। उसे पेन हो रहा था इसलिए। पेन लफ्ज़ और जिहाल इसकी जानब मुड़ा। एक ही जस्ट में इस तक पहुंचा। पेन, तुम ठीक हो? वो जिम्मल के हाथ टटोलते फिक्रमंदी से देख रहा था। कौन सा गुस्सा, कहाँ का गुस्सा? अब सिर्फ फिक्र थी। जिम्मल उसे देख अपनी आंखों को बाहर आने से नहीं रोक सकी और वहीं उसके कंधे से लगती फूट फूट कर रो दी। जिहाल उसे ऐसे देखे एकदम बुखला गया। गुलाले, क्या हुआ? बताओ, कहाँ पेन है? उसे ज़ारों कतार रोते देख उसे अब ज़्यादा परेशान होने लगा था। लहजे में दुनिया भर की मोहब्बत थी। वो धीरे धीरे इसका सर थपथपाते चुप करवाने लगा। आखिर मैं खुद थक कर चुप हो गई। क्या कहा इस साइकेट्रिस्ट ने? वो अब कोमल से मुखातिब था। हमें कोई और साइकेट्रिस्ट ढूंढना पड़ेगा। जिम्मल की कंडीशन समझ नहीं आई। पर वक्त उसे यही झूठ मिला, लेकिन दिल बेचैन सा होने लगा। दिल किया बता दे, अभी तो कैंसिल करवा ले वो अपनी डिग्री। अगर पेशेंट कंडीशन समझ नहीं आती। वो मुश्किल नान में रखते रखते भी सख्त कर गया। साइकेट्रिस्ट का सुनते जिम्मल फ़ौरन सीधी हुई। मैं पागल नहीं हूँ आप। वो कुछ बोलने लगी थी कि जिहाल ने उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में ले लिया। रिलैक्स, साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल नहीं जाते। सो रिलैक्स, मैं बस चाहता हूँ तुम। वो बोलते बोलते एकदम रुका। आँखें बेख्तियार छोटी हुई, गर्दन बाएं जाना थोड़ी सी ढलकते उसके रुखसार पर रखा अपना हाथ धीरे से हटाया। वहाँ 4 उंगलियाँ पूरे आबोताब से चमक रही थी। ये देख जिहाल की आंखें फैली। जिम्मल के कान के नीचे हथेली जमाते उसका चेहरा करीब करते गौर से देख लगा। यहाँ कोमल को लगा था वो गई। उसको अपनी जान हलक में अटकती महसूस हुई। जिम्मल अब भी नहीं समझी थी। तभी जिहाल ने उसके दूसरे गाल को रुख फेरते गौर से देखा
और देखते ही देखते उसकी आंखों में सख्ती दर रही। वो एक झटके में उठता कोमल के मुकाबले आया। यहाँ कोमल दिलो चलकर हलक में आया था। वो बेख्तियार कदम पीछे उठा गई। चेहरे का रंग सर पड़ गया। कौन थे ये लोग? लहजा ऐसा था जैसे कोमल को बेसाख्ता खौफ महसूस हुआ। वहीं जिमल की हेजल आंखें फैली थी। उन्हें ऐसा नहीं पता चलना चाहिए। दिल ही दिल में बेख्तियार दुआ करने लगी। मैंने पूछा कौन थे ये लोग? आपकी बार वो पूरी कुव्वत से दौड़ा था। कोमल बुरी तरह कांप सी गई। उसने जिमल को देखा जो मुसलसल होते हुए सर नफी में ला रही थी। गोद में पड़े हाथ जोड़ रही थी। कोमल ने यह देख ज़ब्त से आंखें मीची। डॉक्टर शट अप। उसकी बंद आंखें और खौफ से कांपते जिस्म को देख दियाल का पारा सातवें आसमान को छूने लगा। मैं दिन में ऐसे हज़ारों थप्पड़ मारता हूँ और मुंह दबोचता हूँ। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। हाँ, वो कैसे भूल गई? वो दहशतगर्द था। दिन में सैकड़ों लोगों को ब्लैकमेल करना इसका पेशा था। वो जिमल बात उगलवाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। जिमल कोमल के जवाब पर जाल की मुठियाँ भेज गई। गर्दन की रगें तनी जबड़े भेज गए। उसने पैंट की जेब से मोबाइल निकालते याकूत का नंबर डाल किया जिसे उसने पहली रिंग पर ही उठा लिया। ये दो लोग जब भी निकले हैं गर्दन से पकड़कर घसीट कर लो दोनों को अभी के अभी। हुक्मिया अंदाज में कहते ठग से काल बंद की। आगे याकूत था जैसे पाशे का एक इशारा मिलना चाहिए था। इसी पर वो सारी दुनिया उलट पलट सकता था। इसकी बात पर पीछे बैठी जिमल का रंग बाल में फक से उड़ा। उसे बेख्तियार जाल से खौफ महसूस हुआ। इस वक्त उसे कोई भी देखता तो यही खौफ महसूस करता। वो पेशानी मसलते यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगा। आज विश और यही वजह है। और रुक कर पूछने लगा जब कोमल एकदम हड़बड़ाई। हाँ ये वो कुछ बोलती जाल ने बीच में बात काट दी। अगर कोई और वजह हुई तो याद रखना अंजाम की जिम्मेदार तुम भी होगी। उसकी धमकी पर कोमल का गला अंदर तक खुश्क हो गया। वो कुछ ना करके भी उसकी नज़रों में गिर जाती। कब तक उसे कुछ ना करके भी सबकी नज़रों में गिरना था क्योंकि उसकी आजमाइश ख़त्म नहीं होती थी। लेकिन उसे जिमल को वक्त देना था। वो खुद तय कर चुकी थी कि अगर जिमल जल्दी उसे नहीं बताएगी तो वो खुद ज़ियाल को सब सच बता देगी। वो लोग इलाके के बाहर आ पहुंचे थे जहाँ से गाड़ियाँ निकलती थी। वहीं याकूत और पामीर गाड़ी के बोनट से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे टांगों की कैंची बनाकर खड़े थे। नज़र सामने से आने वाली गाड़ियों पर मशगूल थी। आज उसकी अच्छी ड्राइविंग काम आई थी कि बाद में निकल कर भी पहाड़ी रास्तों के चीरते यहाँ पहुँच गए थे। उन्हें कुछ देर गुजरी थी कि सामने से एक ब्लैक सिविक दिखाई दी और इसमें ड्राइविंग सीट पर बैठे डॉक्टर तलाल जिनके साथ वाली सीट पर एक छोटी सी बच्ची डरी सहमी सी बैठी थी। उसे देख याकूत ने गन निकालकर सीधा इस पर निशाना बांधा। अपने सामने दो डाकुओं खड़े देख डॉक्टर तलाल के स्टीयरिंग पर हाथ कांपने लगे। उन्होंने ना चाहते हुए बेख्तियार ब्रेक पर पाँव रखा। ना रखते तो याकूत की गोली उनके माथे पर गहरा सुराख छोड़ जाती। गाड़ी के रुकते वो दोनों इन तक आए। इनको आते देख तलाल खुद ही अपनी साइड का शीशा नीचे किया। माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। यहाँ तक कि वो दोनों इन तक आ गए। दूसरा बंदा कहाँ है? पिछली नशिस्त खाली देख वो सख्त लहजे में गोया होगा। जब नौफल के जिक्र पर इनको मजीद पसीना आया। वो अभी उसकी गाड़ी में छोड़कर अपनी बेटी को इससे बाजियाब करवा कर लाए थे जिसे उस शैतान ने अपनी गाड़ी में बंद करते हाथ में एक रिमोट थामा हुआ दिखाई दिया और धमकी दी कि अगर वो इसकी बात नहीं मानेगा तो एक बटन दबेगा और पोम। यहाँ डॉक्टर तलाल मजबूर होते वो सब करते गए जो इसने कहा था। फैमिली सबकी कमज़ोरी होती है। उसका अंदाज़ा आज उनको अच्छे से हो गया था। वो चले गए। वो माथे पर आया पसीना साफ करते वो मुश्किल नरम लहजे में बोले क्या दुनिया से चला गया? आगे से पामीर तड़क कर बोला। याकूत अब पाशा का नंबर डायल कर रहा था। उसने कुछ कहा जिस पर सर खम करते वो कॉल बंद करता गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर तलाल को गर्दन से पकड़कर घसीटता वो अपनी गाड़ी तक लेकर गया। पीछे बच्ची बाबा बाबा चिल्लाती रही। जैसे पामीर गाड़ी से बाहर लाता अपनी गाड़ी में ले गया। लोग कुछ ही देर में अपने इलाके में पहुंच चुके थे। तलाल पाशा के सामने खड़ा था। हाथ बांधे टांगें बुरी तरह खौफ से कांप रही थी। जिस्म पर लर्जा सा तारी था। मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया? एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद करते उसके मुंह पर गिराया। तलाल को अपने दिमाग की तारें हिलती हुई महसूस हुई। जबड़ा तो जैसे टूट ही गया हो। बोल। उसकी खामोशी पर वो फिर से दौड़ा। इसकी दाढ़ पर वहाँ मौजूद दरख्तों में बैठे परिंदे उड़ते अपना आशाना छोड़ गए। मैंने नहीं मारा, वो इस लड़के ने मारा था। वो दोनों हाथ जोड़ते उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। यहीं पाशा को मालूम करना था कि हाथ किसने उठाया। वो ये पूछ कर कि हाथ किसने उठाया था और वो हिचकिचाता बताता। एक थप्पड़ पर सीधा उगल दिया। उसने याकूत का नाम लिया और वो आगे आता तलाल को इस तरह घसीटता बाहर ले गया। आगे वो जानता था उसे क्या करना है। उनके चाहते पाशा वहीं हाल में रखे सोफ पर धप से गिरा। सर पीछे पुष्प पर टिकाते आंखें मूंदी आंखों के पर्दे पर जिमल का सूजा हुआ गहरा गाल लहराया। अब वो जानता था ये कोई ट्रीटमेंट नहीं था। कुछ था जो इससे छुपाया जा रहा था। लेकिन इस वक्त वो जिमल पर कोई सख्ती नहीं कर सकता था। वो पहले ही ट्रॉमा से गुजर रही थी। लेकिन ये तय था जिस दिन वो ट्रॉमा से निकलेगी इस दिन वो एक एक को घसीटेगा जिनकी वजह से आज वो इस हालत में पहुंची थी। हेलो ससुर साहब, कैसे हैं आप? वो दोनों बाहें फैलाता जलानी की जाने भी चेक कर बोलता हुआ आ रहा था। जब उसके करीब आते एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल की जीनत बना। नौफल उनके थप्पड़ पर थोड़ा सा नीचे को झुकता गाल पर हाथ रखे शौक की सी कैफियत में सीधा होकर उन्हें देख लगा। ये तुम क्या करके आए हो? वो सीधा उसके मुंह पर दहाड़े। लेकिन नौफल तो अब तक थप्पड़ वाले सामने से ही नहीं निकला था। वो अब तक अजीब उलझी नज़रों से उन्हें देख रहा था। घर के मुलाजिम कोने खुदरों में छुपे
हैरत से उन्हें देख रहे थे। सबा बेगम और अहमद आज अपने ननिहाल गए हुए थे। तुम इतने बड़े गधे हो गए मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो पहले से ज़्यादा कुवत लगाकर इस पर दहाड़े। अब वो होश में आया था, वरना कान तो सोनी हो गया था। इतना भारी आज, वो भी इस बुढ़ापे में। उसे हैरत हुई, क्या कर दिया मैंने? वह अजीब कोफत में मुब्तला होता है ऐसे पूछ रहा था जैसे उसे तो पता ही नहीं था। ये मुझसे पूछ रहे हो? पाशा के बंदे कुत्ते की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या ज़रूरत थी उसकी बीवी को हाथ लगाने की? अपनी मौत को खुद दावत दी है तुमने। अब देखना तुम पाताल में भी चुप जाओगे, वो तुम्हें वहाँ से भी ढूंढ निकालेगा। और जो इतना खुश होता आ रहा था जैसे कोई वर्ल्ड कप जीता हो, ये सुनकर खुशी जैसे जहाँ की तरह बैठ गई। चेहरे का रंग एकदम मुतगैर हुआ। उसके जहन में कोमल का अक्स लहराया, जिसे याद करते उसके माथे की रगें तनी। उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे डॉज देगी? अब नौफल दहाड़ा था, लेकिन एक मिनट इसे इसका वो खौफज़दा चेहरा याद आया। नहीं, वो मर कर भी अपना रिश्ता ख़राब नहीं करेगी। या उसे वो थप्पड़ याद आया जिसे देख वो ये कहता, अब इतना भी तेज़ नहीं होगा। ये डाकू निकल आया था। वो बेख्तियार सर थामते सोफ पर ढह सा गया। वो एक छोटी सी गलती करते इस दरिंदे की नज़रों में आ गया था। ये सोच कि ख़तरनाक थी। नौफल को अपने इर्द गिर्द घुटन महसूस हुई। एक तुम बच्चे हुए थे उसकी नज़रों से, अब इसकी लिस्ट में टॉप पर तुम्हारा नाम आएगा। दिन गिनो तुम अपने। बस कर दें यार। वो पहले ये अजीब सी कशमकश में मुब्तला हो रहा था, ऊपर से जनानी की खौफनाक बातें उसे मज़ीद डरा रही थी। कहने को वो दुश्मन है आपका, लेकिन तारीफ़ें उसकी ऐसे करते हैं जैसे बचपन का यार हो। उसकी बात पर जलानी इंसाफ कुजीली नज़रों से उसे देखा था। एक दुश्मन को ही अपने दुश्मन की ताकत का पता होता है। मैं जानता हूँ उसे बहुत अच्छे से, इसलिए हर काम ऐसे किया कि कहीं भी मेरा नाम ना आए। लेकिन तुम वो वाह दाद देनी पड़ेगी। आखिर में लहजा तंज़िया हुआ। नौफल को घुटन मज़ीद बढ़ती महसूस हुई। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। काश वो वक्त पीछे ले जाता और वो थप्पड़ न मारता। उसका सिर्फ डर ही कितना सुकून दे रहा था। वो डरी सहमी सी लड़की उसे कितनी अच्छी लग रही थी। वो यही खौफ तो उसकी आंखों में देखना चाहता था, लेकिन यहाँ तो उसका खुद का दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज उठा था। खौफ आंखों में साफ पनप रहा था। क्या करे? वो दोनों हाथ की उंगलियों में सर के बाल फंसाए बेख्तियार खींचता चला गया। जलानी का बस नहीं चल रहा था वो इसे अपने हाथों से कत्ल कर दे। उसके साथ इन्हें अपना अंत भी भयानक दिख रहा था। थोड़े दिन पहले इन बिजनेसमैन की मौत उनकी आंखों के पर्दे पर लहरा रही थी। उसे याद करते उन्होंने बेख्तियार झुरझुरी ली। तुम उठो, निकलो मेरे घर से। वो एकदम उठते नौफल के मुकाबले आए। नौफल मारी हालत की उन्हें तकने लगा। मैं कहाँ जाऊँ? वो हाथ खड़ा करते पूछने लगा। मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ, लेकिन इस वक्त तुम्हारा मेरे घर में मौजूद होना मुझे भी इस दरिंदे की नज़रों में ले आएगा, और मैं निरी मौत भी नहीं मरना चाहता। सो निकलो और कुछ दिन अपनी ये मनहूस शक्ल ना दिखाना। मुझे अफसोस हो रहा है आप पर। और पहले से खौफज़दा था। जिलानी के हाथ खींचने पर मज़ीद बौखलाने लगा। और मुझे तरस आ रहा है तुम न जाने क्या सोचकर तुम वहाँ गए और सीधा हाथ ही लगा दिया साइको आदमी की बीवी को। उनका पारा किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। नौफल जब्त के मारे आंखें बंद किए या तभी घर के लैंडलाइन पर फ़ोन आने लगा। जिलानी ने तोड़कर उठाते कान से लगाया। सर, पाशा के बंदे आए हैं, अंदर आने दूँ? इसका गेट पर खड़ा गार्ड मुकाबिल था, जिसकी बात सुनते जलानी के हाथ एक पल को फ़ोन पकड़े पकड़े काँपे। इनको रोको, 2 मिनट अंदर ना आने देना, वरना तुम्हें दुनिया से बाहर कर दूंगा। गार्ड को धमकाते उन्होंने फ़ोन फेंकते नौफल की जानिब मोड़ा। हमें आपकी गाड़ी की चेकिंग करनी है, फिर ही अंदर जाने देंगे। गार्ड को बर वक्त यही बहाना उनकी यहाँ रोकने का सूझा। ड्राइविंग सीट पर याकूत बैठा था। पामीर इसी के साथ था। इनके पीछे इनके बंदों की 2 गाड़ियाँ और थीं। बल्लाज बाकी बंदों को हर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर फैला चुका था। इस शख्स का बाहर जाना तकरीबन नामुमकिन था। हाँ, कर लो चेक, तुम्हारी माँ निकलेगी। गार्ड की बात सुनते पामीर को लस कर बोला। उसकी बात पर याकूत की हंसी आई, लेकिन वो बमुश्किल जब्त कर गया। पामीर आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म में वापस आ रहा था। गार्ड उसकी बात सुनते दांत कचकचा कर रह गया। पाशा के बंदे ना होते तो देख लेते। हाय हसीन ख्वाब, लेकिन भयानक अंजाम। वो ऐसी वक्त ज़ाया करने के लिए गाड़ी की डिग्गी खोलने लगा जहाँ कलेशनकोफ रखी थी। गार्ड झुरझुरी लेता डिग्गी बंद करते आगे आया जाएं कहते बड़ा सा ऑटोमेटिक गेट खोलता चला गया। याकूत ने गाड़ी आगे बढ़ाई। उन्हें नहीं पता था पाशा क्यों इस बंदे को तलाश करवाना चाहता, लेकिन ये पाशा का हुक्म था जो अब इनको सरदार की बाजी लगाकर भी पूरा करना था। गाड़ी कुछ ही देर में फ्रंट डोर के आगे जा रुकी। दोनों एक साथ उतरे और अंदर दाखिल हुए। सामने जिलानी हाल के बीचों बीच रखे बड़े से स्टाइलिश सोफ पर अपने चेहरे के सामने बड़ा सा अखबार किए बैठे थे। ठाठ हैं सुसर साहब के। पामीर जिलानी की टांग पर टांग धरी देख याकूत को छेड़ने लगा। जब उसने खा जाने वाली नज़रों से पामूर को गोरा, मेरी फूटी किस्मत, कभी सोचा भी नहीं था मैं इस बंदे का दामाद बनूंगा। वो दांत का चिकचाकर इस अंदाज में कहता आगे बढ़ रहा था कि उसे देख पामीर का बेख्तियार कह का उमड़ आया, लेकिन वो रोक गया। वैसे भाभी का घर है बड़ा अच्छा। आज वो नदीदों की तरह जिलानी के घर को देख रहा था। आते वो पहले भी थे, लेकिन सिर्फ पाशा के साथ या उसके किसी काम से, जो करके सीधा तीर की तरह निकल जाते थे। लेकिन अब तो यहाँ के की लड़की उनके पास ही याकूत की बीवी थी। यही एहसास इस घर को खूबसूरत बना रहा था। इतनी देर में वो लोग हॉल में दाखिल हुए। जिलानी ने कदमों की आवाज़ सुनते अखबार हटाया
और भाभी उचकाते सामने खड़ी याकूत को देखा। वैसे अगर दुश्मनी ना होती तो इतना हैंडसम और बहादुर दामाद पाकर जिलानी ने खुशी से मर जाना था, लेकिन इसी पल अहमद की आंखें याद और नफरत बेख्तियार उमड़ आई। ऐसे किसी शरीफ आदमी के घर घुस आने पर मैं तुम पर FIR कटवा सकता हूँ। शरीफ किधर है शरीफ आदमी? पामीर यहाँ वहाँ देखता गोया शरीफ आदमी तलाश करने लगा। उसका अंदाज पर जिलानी जल भुनकर रह गया। याकूत ने उसे ऐसे देखा जैसे कहा, रहो मेरे ससुर हैं, थोड़ी इज्जत से बेइज्जती करो, हमें एक बंदे की तलाश है। मेरा मतलब है आपके घर की तलाशी लेनी है। ये ससुर दामाद वाला रिश्ता पहले की तरह धड़ल्ले से तुम भी नहीं कह सकता था, वरना मिशी उसकी क्या हालत करती। उसे अपनी हालत पर सोच कर ही तरस आया क्यों, और यहाँ वो बंदा कहाँ से आया। वो अब बिल्कुल अनजान बन रहे थे। हमारा दुश्मन पहले तो यही तो आएगा। याकूत ठंडे लहजे में बोलता। जिलानी के पसीने छुटवा गया। यहाँ कोई नहीं है, बेहतर होगा निकलो यहाँ से। उसके अंदाज पर याकूत एक पल उन्हें देखता रहा और दामादगिरी को भाड़ में भेजते अपने मखसूस डाकूपंथी पर उतर आया और आगे बढ़ सोफ पर बैठता टांग पर टांग डाल गया। पामीर अपना नाम सुनते पामीर गन निकालता बाकी बंदों के हमरा पूरे घर में फैल गए। जिलानी ये देख बुरी तरह से बौखलाकर इन सबको रोकने ही लगे थे, लेकिन याकूत की धाड़ पर वहीं जाम से गए। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी परेशान हो, इसलिए ससुर साहब क्यों एक आध गोली खाकर हॉस्पिटल का चक्कर लगाना चाहते हैं। सुकून से बैठे और मेरे बंदों को अपना काम करने दें। उसका लहजा ऐसा था कि जिलानी को बेसाख्त अपनी जान हथेली पर महसूस हुई। वो ना चाहते भी वापस सोफ पर धप से गिरे। बंदे घर का एक कोना छाने लगे, लेकिन वहाँ मुलाजमों के अलावा कोई और नहीं मिला। मुलाजम भी सारे एक कतार में खड़े हाथ बांधे हुए थे। बॉस कोई नहीं है। पामीर की इतला पर जहाँ याकूत के माथे पर शिकने अपनी थी, वहीं जिलानी ने सुख का सांस लिया। कैसे मिलता? वो तो पहले ही नौफल को ऐसी जगह छुपा चुके थे जहाँ उनकी इजाज़त के बगैर कोई रूह भी ना भटके। याकूत एकदम उठा, उसके साथ ही जिलानी भी उठे। वो कदम कदम चलता आ गया है जिलानी के ऐन मुकाबिल। अगर मुझे पता चला तुम लफ्ज़ पर जोर दिया, हमारे किसी दुश्मन को पनाह दिया है, तो अल्लाह कसम अपने हाथों से मारूंगा तुम्हें, और एक पल नहीं सोचूंगा कि तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता है। बंदूक का मुंह जिलानी के सीने में फैवज़ करते बर्फीले लहजे में बोलता बाहर निकल गया। उसके साथ बाकी के बंदे भी निकल गए। ये अब तय था वो लोग नौफल को छोड़ेंगे नहीं। वो वक्त ही बच गया है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं बच पाएगा। इसी पल इनको नौफल पर बेतहाशा गुस्सा आया। पूरे दिन की भागदौड़ करते करते तीनों के जिस्म अकड़ चुके थे। बिना तस्वीर के 22 करोड़ अवाम में से एक ऐसे शख्स को ढूंढना जिसकी सिर्फ पीठ इन सब ने देखी हो या बूढ़े आंखें, बहुत मुश्किल था। वक्त के सुबह के गए, शाम में मगरिब के बाद तीनों लौटे थे। बल्लास तो आते लाउन में रखे ज़ोफ़ पर ही ऊंधे मुँह गिर गया। उसके पीछे पामीर भी दूसरे ज़ोफ़ पर गिरा। याकूत खुद ही पानी पीने चला गया, साथ दोनों के लिए भी ले आया। मेरी टांगें टूट गई, कोई दबा दो। बल्लास मुँह कुशन में घुसाए आएँ भरने लगा। टांगें तोड़ ही ना दें, ये हूँ कि ना दर्द होगा। पामीर उसकी कमर पर दप रसीद करते उठ खड़ा हुआ। अल्लाह पूछे आप लोगों से, एक तो मेरी शादी नहीं करवा रहे, ऊपर से खुद भी मेरा कोई ख्याल नहीं। अनकरीब वो अब रो देने वाला था। शर्म कर, बड़े भाइयों के सामने मुँह फाड़ कैसी शादी की बात कर रहा है। पामीर सर लाते अफसोस से बोला। साथ आंसी दबाई। उसकी इन्हीं हरकतों पर इनकी सारी थकावट दूर हो जाती थी। बल्लास शाह इनको छोटे भाई की सूरत में तोहफा मिला था। ये वायद था जिसके कॉलेज तक के दिन इन तीनों भाइयों ने देख रखे थे। इसके बाद जाकर उसे अपने साथ इस काम में शामिल किया था। सबका अनोखा लाडला बल्लास शाह तीनों भाइयों की जान था। तीनों भाइयों को भी तो ख्याल होना चाहिए ना, मेरे बच्चे आप लोगों को ख्वाब में आएंगे, देखना तभी कुछ सोचेंगे आप लोग। उसकी इस बात पर याकूत की हंसी छूटी। उसे देख पामीर भी हंस दिया। उसने दोनों डीटों को एक खफ हंसी नज़र देखा। वैसे भाई हमें कब छोटे याकूत मिलेंगे? याकूत को देखते सीधा होकर बैठ सवाल के पूछा। जब इसका सवाल कमरे में बाहर आती मिची की समातों में गूंजा। इसका दिल धक से रह गया। कौन कौन से एहसास थे जो इस वक्त नहीं जाग रहे थे, लेकिन फिर भी दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। जब अल्लाह की मर्जी होगी, अभी हमारे पास 2 तोहफे हैं ना। उसका इशारा जामिल और जाले की जानिब था। और फिर पामीर साहब के प्रोडक्ट भी अनकरीब आने वाले। अपने जिक्र पर पामीर फ़ौरन सीधा हुआ। आप दोनों को पता था? मैंने तो सोचा था सरप्राइज़ दूंगा, साथ ही मुंह बनाया। वो यही सोच कर बैठा था जब उसे बल्लास ने जामिल और जाले के वेलकम होम का प्लान बताया था। वो तभी सबको ये गुड न्यूज़ देगा, लेकिन ये नमूने उसके प्लान पर पूरा समुंदर फेर चुके थे। सरप्राइज़ क्या, बच्चे को हाथ में लेकर आते और कहते ये लें पाशा हजूर, मेरी मेहनत की कमाई, इतने अपना शफकत भरा हाथ इस पर फेर दें ताकि ये भी आगे जाकर ठा ठा करे। बल्लास की बात पर जहाँ याकूत का बुलंद कह कर गूंजा था, वहीं पामीर जूता उठाकर इसके पीछे दौड़ा था। पूरे डेरे के गिर्द टॉम एंड जेरी की तरह दोनों घन चक्कर बने पूरे फिरकी की तरह घूमे। वहाँ याकूत बल्लास की चीखें सुनते हंस हंस कर दौड़ हो गया। इस वक्त पाशा होता पामीर की गर्दन दबोच चुका होता। छोटे को सताने के जुर्म में याकूत हंस तो सरना फीमेल आता किचन की जाने बढ़ गया। उसे इस जानब आते देख पिलर की ओर में छुपी मिशी फ़ौरन से अंदर भाग गई। गिलास वापस किचन में रखते अपने कमरे की जानब चल दिया। मिशी उससे पहले कमरे में जा चुकी थी। वो अक्सर यहाँ रहता, सुदैस के साथ मिलकर खाना बनवा देता या बर्तन धुलवा देता। मिशी के आने के बाद वो हंसने लगा था, वरना पामीर और बल्लास भी इस काम में बुरी तरह से नाकाम हो जाते थे। ज़िंदगी अब रंगीन होने लगी थी।
और बेरहम वक्त से उम्मीद भी थी कि अब कोई सा रंग इन रंगों में मिलकर अपने रंग में नहीं लगेगा। वो कमरे में आते अपनी घड़ी उतारता, साइड टेबल पर रखते बेड पर बैठा, बिना ये देखे कि इसकी शरीकियात बेडशीट ठीक कर रही हैं। अंधे हो नज़र नहीं आता, मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ, एकदम तड़क कर बोली। जब याकूत करंट खाकर उठता उसकी जाने मुड़ा। आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं, कहते वो खुद भी उसके साथ लग कर करवाने लगा। जब कुछ देखो एकदम ठटका, ये तो ठीक है, तुम क्या ठीक कर रही हो? सीधे खड़े होते स्पॉट लाइट में पूछा। जब मिशी कुछ गड़बड़ाई, आजकल वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन काम कर करके ही निकाल रही थी। अब भी सही चादर फिर से ठीक कर रही थी। इसको छोड़ो, तुम कल रात से कहाँ गायब हो? हाँ, तुम्हारी आवारागर्दियाँ ख़त्म नहीं होती। अपनी चोरी पकड़े जाने पर उल्टा इसी पर चढ़ दौड़ी जो सुबह से बगैर बताए गायब था। ओ मलके आलिया, कल रात कमरे का दरवाज़ा मैंने बंद किया था। अब वो भी अपनी पूरी फॉर्म में आया था। मिशी को एकदम गुजरने वाली रात वाली गलती याद आई। उसके सामने सर पर हाथ भी नहीं मार सकती थी। तो तुम फ़ोन नहीं कर सकते थे? बोलते उसकी पॉकेट की जानिब इशारा किया। देख नज़र अपना मोबाइल, कितनी कॉल्स की थी तो मैं लेकिन एक तो तुम ऐसी सोई हो जैसे आज ना सोई तो ज़िंदगी भर कभी सोने का मौका नहीं देगी। और वो तो रात से भरा बैठा था। मिशी की ज़रा सी उंगली उठाने की देर थी कि फट पड़ा। मिशी की शायद रंग आँखें छलक पड़ी। जिमल की तबीयत ठीक नहीं थी, दोनों बच्चों को संभाल रही थी। ऐसे ही दरवाज़ा बंद करती रही ना, फिर इन्हीं बच्चों से काम चलाओ, अपने बच्चे भूल जाओ। इसकी बात सीधी मिशी के दिल पर लगी थी और बहुत बुरी तरह लगी। उन्हें ढाल सी होती वहीं बेड पर बैठ गई, आंखों से आंसू जारी होने लगे। ये देख याकूत एक ही जज्बे तक आया। उनकी लड़ाई बस तब तक चलती थी जब तक मिशी रोना ना शुरू कर दे। उसके बाद याकूत के जिन भी तौबा कर लेते उसे कुछ कहने से। वह इसके पास बेड पर बैठता, उसकी गोद में रखा हाथ थाम गया। तुम मायूस क्यों होती हो? इसे खुद से लगाते रुखसार पर हाथ रखते मोहब्बत से भरे लहजे बोला। वह इससे लगती शिद्दत से रो दी। औलाद के बगैर रिश्ता कितना बेरंग होता है, उसका अंदाज़ा उसे हो रहा था। मुसलसल कोशिश करते रहने से कामयाबी मिल जाती है। उसके कान के करीब झुकते शरीर होते छेड़ने लगा। जब मिशी एकदम जुज्ब सी होती उसे दूरी, वो मैं थक गई हूँ, जल्दी से बहाना करती सोने के लिए लेटने लगी। जब इसका यही बहाना इस पर उल्टा पड़ गया, चलो और दबा दूँ कहते वो इसके ऊपर चढ़ता बेड पर आया और बेड क्राउन से टेक लगाते अपनी दोनों टांगें सीधी करके उसके लिए जगह बनाई। अपनी जगह देख मिशी का दिल बेख्तियार जोर से धड़का। वो आगे आने के बजाय पीछे हो गई। ना नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वो कुछ और बोलती, याकूत ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानब खींच लिया। वह पीठ की एंड याकूत के सामने बैठी थी। दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था मानो अभी निकल कर पहलू में आ गिरेगा। याकूत धीरे धीरे अपने फौलादी हाथों से बेहद नरमी से उसके कंधे दबाने लगा। सारी शर्म एक तरफ, लेकिन उसके कंधे दबाने पर मिशी को एकदम अपने जिस्म सुकून सा उतरता महसूस हुआ। हड्डियाँ जैसे टूटी हुई थी और अब एक एक में सुकून सा फिर से रमता फिर से जोड़ रही थी। ये भी एक थेरेपी थी। वहाँ के बंद के ये सुकून महसूस करती गई। याकूत कुछ देर उसके बालों को, अपने चेहरे को हल्के हल्के छूते महसूस करता रहा, लेकिन आँखों में ज़ब्त खोते आ गया होता। अपने सुतवा सी खड़ी नाक उसके सर से जोड़ गया। पहले तो मिशी को महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे इसकी खुशबू में मदहोश होते दाएं जानब इसके कंधे तक आता। मिशी की नाजुक सी दूधिया गर्दन पर अपने हाथ से लब रख के उसका लम्ब महसूस करना था कि मिशी के बदन का एक एक रुआ सेकंड में खड़ा हो गया। वो कान के नीचे लब रख के धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ। मिशी पहले पहले बैठी छोटे छोटे सांसें लेती, आंखें बंद की उसकी जानलेवा लम्स खुद में उतारने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये जानलेवा गुस्ताखियाँ बढ़ने लगी। वो पट से आंखें खोले बुरी तरह से लर्ज गई। याकूत के बहकते लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करती वो कांपती आवाज़ में धीरे से मुखातब हुई, लेकिन वो कान सुन रहा था। बालों के बाद उसके बदन की खुशबू खींच कर खुद में उतारते वो मदहोश सा होने लगा। धीरे धीरे उसके कंधे से शर्ट सरकाते अपने लब रखे मिशी को बुरी तरह से लजने पर मजबूर कर गया। वो करंट खाकर इसे दूर होती सामने बैठी वो जिन खुमार वाली नज़रों से उसे देख रहा था। मिशी को बेख्तियार अपनी शामत आती महसूस हुई। उसने झट से बेड के किनारे पर पड़े दुपट्टा उठाते गले में लेना चाहा, लेकिन इससे पहले याकूत इस दुपट्टे का दूसरा सिरा पकड़ते खींचकर अपनी कलाई पर गोल गोल घुमा गया। ऐसे ही दूर भागती रही। तो बच्चे गूगल से डाउनलोड कर लेना या प्ले स्टोर से, इनसे भी काम ना चले तो दराज या टीमू ऐप पर देख लेना। वो इतना संजीदा होकर कह रहा था। मिशी को एक पल के लिए वो आज़ाद सीरियस लगा, लेकिन अगले ही पल उसने वही दुपट्टे का सिरा खींचकर इसके साथ इस नाजुक सी कली को भी अपनी जानब खींच लिया। वो कटी डाल की तरह बेजान सी होती अपने दोनों हाथ उसके सीने पर धरे बेहद करीब आ चुकी थी, इतनी कि दोनों की महकी गर्म सांसों का सीधा तबादला होना शुरू हुआ। से आंखों का शहद रंग आंखों से क़यामत खेज मिलाप दिल की तारों को बुरी तरह से छेड़ गया। बच्चे चाहिए तो इसके लिए शर्म साइड पर रखनी पड़ेगी मिसेज याकूत। फिर देखें कैसे हर साल घर में खुशियाँ आती हैं, ट्रस्ट मी। इस वक्त उसका लहजा इतना भारी था कि मिशी को अपना दिल बेख्तियार रुकता महसूस हुआ। उसकी आंखों में नमी बनने लगी, जिससे आगे होकर याकूत अपने प्यासे लबों से चुनने लगा। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे की रगो जाम में तलब बनकर दौड़ने लगे थे। जिस्मों की हरारत एक सी होने लगी थी। वो आंखों से ही उसके खूबसूरत चेहरे का तवाफ करते अपने प्यासे लब फिर से मिशी की पेशानी पर आ गया। सुकून सा जगून था, इस्लाम से मोहब्बत भरी थी। मिशी आंखें बंद किए खुद भी अपना माथा इसके लबों पर जैसे टिका सकी।
पूरा जिस्म सुकून के समुंदर में डूब चुका था। कितनी देर दोनों इसी पोजीशन में रहे जब याकूत खुद पीछे हुआ और कनेक्शन से लगा। सच में थकी हुई हो? वो सवाल कुछ और कर रहा था जब जवाब वो कोई और चाहता था। मिशी समझ चुकी थी तभी उसे छेड़ते तभी शरीर सी मुस्कुरा कर सारे इस बात में हिलाती उसे छेड़ने लगी। याकूत ने फ़ौरन घूरा। तुम्हें पता है जो बीवी शोहर को उसका हक देने से इनकार करती है, फरिश्ते उस पर पूरा लिखने भेजते हैं और मैं नहीं चाहता तुम पर यह गुनाह है। उसकी आँख लफ्ज़ पर मिशी थोड़ा जुज़्बत सी होने लगी। मैं आती हूँ। अपना हाथ छुड़ाते वो बेड से उतरने लगी। 10 मिनट टाइम बस एक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। इसकी बात पर मिशी का मुँह खुला। 10 मिनट? इतना कम टाइम? 5 मिनट। वो बजाय बढ़ाने के कम पर आ गया। इसके अंदाज पर मिशी बेड पर पड़ा कुशनों से मारती वार्डरोब से सुरमई रंग की नाइटी निकाल कर बाथरूम में घुस गई। पीछे याकूत का ज़िंदगी से भरपूर कहका गूंजा था, लेकिन सिर्फ कुछ देर। तभी उसकी हंसी फ़ौरन गायब हुई और वो किसी गहरी सोच में डूबा। कुछ देर यूं ही साकत बैठे वो खिसक आगे हुआ और साइड टेबल की दराज से वो गोलियां निकाली जो मिशी और ये दोनों ले रहे थे। उसे महसूस हुआ था जब से ये गोलियां लेने लगा है उसका रुझान मिशी की जानिब बढ़ने के बजाय कम हो गया। उसने कुछ सोचते ही मेडिसन की तस्वीर अपने फ़ोन में ले ली। सब ज़्यादा उनकी ज़िंदगी पुरसकून थी और ऐसे कैसे मुमकिन था कि वही उनके सबसे बड़े दुश्मन की दुश्मनी की वजह हो और वह इन्हीं की ज़िंदगी को पुरसकून रहने दें। याकूत ने सारी मेडिसिन वापस रखी और बेड ग्राउंड से टेक लगा गया। नजरें अपने गोरे सुर्ख पैरों पर थी जो मुसलसल ले रहे थे। सोचो कमैवर कुछ और था कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और खुलते एक मसूरकुन खुशबू याकूत की नाक के नसों से टकराई। उसने धीरे से नज़र ऊपर उठाई। सामने ही वो कातिल हसीना पैरों तक आती सिल्की अबाया टाइप ड्रेस पहने अपने हल्के गोल्डन डाई किए हुए बायू कटिंग बाल आधे आगे और आधे पीछे कमर पर फैलाए दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए घबरा सी रही थी। वाकई वो नाजुक कली थी, खूबसूरत कली। याकूत उसे कुछ यूं ही देखता रहा जब वो कदम कदम चलती ड्रेसिंग टेबल के पास गई और लोच बनाकर हाथों पर मलने लगी। मिरर में याकूत का आँख साफ भी दिख रहा था। असल जान तब निकली जब वो बेड से उतरकर अपनी जानिब आता दिखाई दिया। याकूत करीब आते उसके मैदे के नीचे हाथ बांधते अपनी ठोड़ी उसके नाजुक से कंधे पर टिका गया। बहुत हसीन लग रही है उस ड्रेस में। उसकी तारीफ पर मिशी थोड़ी झींप सी गई। उसे अब कैसे बताए कि उसे मिशी को इतने हॉट ड्रेस में देखकर वो भी अब इतना फील नहीं हुआ जितना उसका हुस्न देखकर होता था। कुछ पल यूं ही टिकटिकी बांधे वो खुद उठाकर लोशन उसकी गर्दन पर मसलने लगा। उसके हाथ अपनी गर्दन को छूते महसूस करके मिशी धीरे से आंखें बंद कर गई। कब वो हाथों से अपने लब इसकी गर्दन पर मसलने लगा पता ही नहीं चला। मिशी उसके असार में सिमटने लगी। कमरे में इस वक्त गंभीर खामोशी में दोनों की भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। वो इसी तरह मिशी को बाहों में भरे बेड तक लाया और इस दौरान नजरें एक पल के लिए मिशी की लड़ती पलकों से नहीं हटी थी। इसे लेटाते वो खुद की शर्ट धीरे धीरे रिमूव करने लगा। मिशी में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वहाँ के खोल कर उसे देख लेती। ये वक्त उसकी नाजुक जान को लबों तक ले आया था। कुछ ही लम्हे बाद मिशी को अपना आप इसके मजबूत असार में गिरा महसूस हुआ। वो मज़ीद कांपने लगी मानो बाहर की सारी सब्जी आज इन्हीं के कमरे में मौजूद हो। कांपना बंद करो। शिद्दत से भारी होती धीमी आवाज़ वो इसके कान करीब होते सरगोशी नुमा अंदाज बोला। जब इसकी गर्म सांसों की तपश अपनी गर्दन पर महसूस करती मिशी का दिल एकदम हथेली पर धड़कने लगा था। तुम्हारा यूं कांपना मुझे वैसी बनने पर मजबूर कर रहा है जो मेरी नाजुक बीवी से बर्दाश्त नहीं होगा। वो धीरे धीरे वहीं इसके कान के नीचे लब रखता चूमते शिद्दत से चूर लहजे में गोया हुआ। कमरे में गहरी खामोशी में याकूत की मध्यम सी सरगोशी नुमा आवाज़ मिशी को एक कड़े इम्तिहान में डाल रही थी। लाइट्स ऑफ कर दो। वो बंद आंखों में भी याकूत के बेबाक लो देती नजरें अपने नाजुक बदन के आर पार होती महसूस कर रही थी। क्यों? क्या पता रोशनी में शॉर्ट सही निशाने पर लग जाए। उसकी इस हद तक बेशर्मी पर मिशी सर पैर सुर्ख गुलाब सी बन गई। चेहरा ऐसे सुर्ख हुआ था मानो अभी खून छलकेगा। उसने झट से एक धप याकूत की कमर पर रसीद की। तुम बहुत बदतमीज़ हो। मारे शर्मो या के वो इतनी ही बोल सकी और तुम बहुत खूबसूरत। याकूत के जवाब पर मिशी का दिल बाहर की तरह खिल सकी। आंखें और नोज़ बंद थी। मिसेज याकूत आप अपनी आंखें खोलना पसंद फरमाएंगी? इतने नेक काम आपकी हसीन आंखें मुझे हौसला देंगी। वो मिशी के ऊपर दोनों हाथ उसके सर के दोनों तरफ में रखे हुए भी छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था। शट अप। अच्छा समझ गया। मतलब जब करना सब कुछ मैंने है तो आप क्यों आंखें खोलेंगी? ठीक। इसका ये बोलना था मिशी पट से आंखें खोल गई और याकूत वहीं का वहीं रुक गया। ये शायद रंग आंखें जो इस वक्त आई लाइनर से मज़ीद खूबसूरत लग रही थी। याकूत को अपना सारा वजूद इनमें डूबता महसूस हुआ। उसे अपने इतने करीब देख मिशी एकदम घबरा गया। थैलियाँ पसीने से तर होने लगी। उसके चेहरे पर फैले हया के रंग से महसूस होते याकूत दोनों आंखों को बेहद नरमी से चूमने लगा। एक ठंडक सी थी उसके लम्स में जो मिशी को अपने बदन में उतरती महसूस हुई। और फिर याकूत ने उसे धीरे से अपनी बाहों में जकड़ा और मिशी का वजूद लर्ज कर रह गया। धीरे धीरे दरमियान के फासले मिटते चले गए। मिशी की पलकें लर्ज रही थी। पूरा बदन किसी सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था और बढ़ती रात के साथ अपनी तशनगी उसके नाजुक बदन पर मिटा रहा था। अपनी मोहब्बत इस पर निछावर कर रहा था। सुबह की पौ फूटते तक मिशी का वजूद थक कर चूर हो चुका था। जब याकूत ने उसे सोने की इजाज़त दी और वो वहीं उसके पास ऊपर सर रखे सीने से लगती गहरी नींद की वादियों में जा गिरी। सुबह की पौ फूट चुकी थी। बाहर एक सनसनी सी फैली हुई थी। यकीनन आज फिर धुंध जमकर बरस रही थी। ऐसे में सभी चरिंद परिंद अपने घोंसलों में दुबक कर बैठे थे, लेकिन पाशा के बंदे जो ना गर्मी महसूस करते थे ना सर्दी, वो सिर्फ अपने काम पर होते थे। अभी भी फायरिंग की आवाज़ गूंज रही थी जिससे जामिल बार बार डरता रो रहा था। जिमिल दोनों को लिए कमरे से बाहर आ गई थी। खुद भी गर्म शाल में लिपटी हुई थी। दोनों बच्चों को भी ऊनी कपड़े पहना रखे थे।
अफराद अब तक उठे नहीं थे। कोमल जल्दी उठकर बाहर जमल के करीब ही बैठी थी। वो भी थोड़ी मोटी होने लगी थी, पेट बढ़ रहा था जिस पर अक्सर अब वो शाल रखती थी। क्या सोचा तुमने? जमल जो बाहर की जानब बहते झरने को देख रही थी, कोमल की आवाज़ पर इसकी जानब मुतवज्जो हुई और गहरी सांस खारिज की। मुझे ये डर नहीं है कि अभी छोड़ देंगे, मैं ये मर कर भी नहीं सोच सकती। लेकिन वो बोलते बोलते रुकी। लेकिन कैसा रिएक्ट करेंगे, गुस्से में क्या करेंगे, यही नहीं आ रहा समझ। और मैं बता भी दूँ तो वही शैतान ये ना समझ ले कि आपने अभी से कुछ कहा और वो आपके और मेरे अमीर भाई के रिश्ते को ख़राब कर दे। इसकी आपने लिए फ़िक्र दे। कोमल के लबों पर मुस्कुराहट आई। मेरी फ़िक्र मत करो, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी और जब अपने बंदों को माफ़ कर दे तो उनके राज पर भी पर्दे डाल देता। मुझे यकीन है अब हमारा रिश्ता ख़राब नहीं होगा। तुम हिम्मत करो और बता दो ज़याल को। क्या बताना है? पीछे से ज़याल की आवाज़ पर दोनों अपनी अपनी जगह एकदम उछल कर पड़ी। चेहरे का रंग जगता मुड़ा। वो दोनों को ही बारी बारी जांचती नजरों से देखता आगे आकर सिंगल सोफ पर प्राजमान हो गया। आज वो जल्दी उठकर फ्रेश भी हो गया था। ब्लैक पैंट कोट में वाइट बटनों वाली शर्ट पहने, हाथ में ब्रांडेड वॉच, बाल सलीके से पीछे की जानब जमाए बड़े ही निक से तैयार बैठा था। यकीनन आज उसे कहीं बाहर जाना था। इस वक्त अपनी इस तैयारी से वो जिम्मल के ज़ोर से धड़कते दिल की वजह बना था। कुछ नहीं, आपके लिए नाश्ता बनवा दूँ, आप कहीं जा रहे हैं? वो बात पर ललटी उल्टा सवाल करने लगी। हाँ, अपने ससुराल। उसकी बात सुनते सोफे से उठती जमल वापस से बैठ गई। ससुराल नाम पर इसका दिल एकदम डूब कर उभरा था। मतलब मजाक कर रहा हूँ, एक डील के लिए जाना, नाश्ता लगवा दो। और हाँ, वो उठ नहीं लगी थी जब दोबारा रुक सी गई। जो बात बतानी थी वो याद रखना, आकर पूछूंगा। हाँ, इसका दिमाग में जाल है, जो कोई बात भूल जाए। वो जिम्मल को छोड़े अपने बच्चों की जानब मुतवज्जो हो गया, जो अपने बाप को देखते मजीद जोश मांगे। कोमल ने जिम्मल की जानब पलकें झपकाकर तसल्ली दी और ख़ुद उठकर पामीर को जगाने चली गई। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर जमा थे। मिशी जल्दी में बाल ऐसे ही गीले छोड़कर बाहर निकल आ गई थी, जैसे अब कोमल जानती नज़रों से देख रही थी। यकीन बाद में मिशी की इन दोनों से तौबा होने वाली थी, क्योंकि दोनों यहाँ कोमल से छेड़ रही थी। जिम्मल का ट्रीटमेंट भी पूरा हो गया था। मैं आज अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊँगा। खाना खाते ध्यान ने गोया साहब के सरों पर धमाका किया। इसकी बात पर सबसे ज़्यादा बल्लास का मुंह लटका, जो इनके जाते फिर से अकेला हो जाता। इतनी मुश्किल से उसे एक फैमिली मिली थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम एक साथ रह लें? बल्लास का लटका मुंह देख जब खुद बोल पड़ा। ज़याल ने नज़र उठाकर उसे देखा तो वो फ़ौरन नज़रें झुका गया। फिर उसने बाकी सबको भी देखा जिनकी हालत बल्लास से जुदा न थी। आज शम्स को बुला लेना, कुछ नक्शे दिखा देगा जो इन सबको, जिम्मल, कोमल और मिशी की जान इशारा किया, पसंद आए इसी पर काम शुरू करवा लेना। इसकी बात समझते सबसे पहले बल्लास चीखा था। वाह, मतलब अब बच्चे हमेशा हमारे पास रहेंगे? या उसके इस तरह चलने पर सबके कह के बुलंद हुए। ज़याल सबको खुश देख घर के बड़े सरबराह की तरह खुश हुआ था। वो था भी सबकी खुशियों का ख्याल रखने वाला। इसका वलीन फ़र्ज था। नाश्ता करते वो निकल गया, उसके साथ ही पामीर और याकूब भी। बल्लास का प्रोग्राम कुछ होता। तुम्हें सोना है तो सो जाओ, ये हम कर लेंगे। कोमल मिशी को देखती मुस्कुराहट बामुश्किल दबाती बोली। जिम्मल तो बच्चों में लगी थी, लेकिन देख उन्हीं की तरफ रही थी, साथ हंस भी रही थी। मैं क्यों सोऊंगी इस वक्त? वो वाकई नहीं समझी थी। ज़ाहिर है रात नींद पूरी नहीं हुई होगी। इसकी बात पर मिशी के हाथ में पकड़ा जग गिरते गिरते बचा। वहीं दोनों कह के मार कर हंसने लगी। मिशी झट से मंजर से गायब हो गई।